हैं, कल वाली क्लास में नहीं थे, सो नो नॉट एन इशू। हम लोग जो है थोड़ा सा ब्रीफली शुरू वाला देख लेते हैं, ठीक है। कल जो हमारी क्लास हुई थी बच्चे, हम लोग कल हमने इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था, और इलेक्ट्रिसिटी में स्टार्टिंग के दो टॉपिक्स डिस्कस किए थे, मेनली इलेक्ट्रिक चार्ज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, राइट। सो मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक यस चार्ज सर। क्या होता है कि जब भी किसी बॉडी से लेट सपोज वी हैव अ बॉडी, एनी बॉडी, कोई भी बॉडी हो सकता है, किसी भी मटेरियल का हो सकता है, किसी भी मटेरियल का कोई भी बॉडी है अगर इस बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलता है, if a body loses electron and if a body gains electron, कोई भी कंडीशन हो, या बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करे या बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करे, दोनों ही कंडीशन में बॉडी इज सेड टू बी चार्ज, दोनों ही कंडीशन में बॉडी इज सेड टू बी चार्ज, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स निकलने की का मेथड क्या होगा? मैंने बोला इलेक्ट्रॉन्स के निकलने के तीन मेथड हो सकते हैं, कि आप चाहे तो इसको रब करके, किसी दो बॉडीज को आप रब करोगे तो इनके रबिंग की वजह से, अच्छा रबिंग जो होगा वो बॉडीज के सरफेस रब होती है आपस में, जैसे आप अपने दोनों पेन को रब करोगे तो आपके पेन का जो सरफेस है वो रब होगा, राइट। और सरफेस के जो एटम्स हैं एक्चुअली में वो रब होते हैं, और सरफेस के एटम के जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है, अल्टीमेटली वो रब होते हैं, ओके। और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने न्यूक्लियस से बॉन्डेड होते हैं, the electrons are bonded by their nucleus, right? So न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में हमेशा एक फोर्स लगता रहता है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में हमेशा फोर्स लगेगा, right? So there is a force here, there is a force here between the electrons and the nucleus, right? If I say this force is F1, this force is F2, और फोर्सेस इक्वल हमेशा नहीं होगी, ज्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, यानी कि इट कैन चेंज डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द atom, depending upon the number of electrons and protons, right? So these forces will change. So if F1 is greater than F2, if I say assume कि F1 is greater than F2, then definitely this F1, this electron electron of body A is a strongly bonded, electron of body B is weakly bonded. तो जो स्ट्रांगली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा वो वीकली बॉन्डेड को उसके सरफेस से निकालेगा। तो बेसिकली ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये मेथड होता है चार्जिंग का। तो रबिंग करने से बॉडी चार्ज कैसे होती है कि सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक बॉडी से दूसरे सरफेस पे शिफ्ट कर जाती है, और यहीं से चार्जिंग क्रिएट होना शुरू हो जाता है। जैसे सिंपल से एग्जांपल मैंने कल बताया था आपको कि दो इंसान हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो कौन किसको खींच पाएगा? जो स्ट्रांग होगा वो वीक वाले को खींच पाएगा। वैसे ही दो इलेक्ट्रॉन्स रब हो रहे हैं, एक स्ट्रांगली बॉन्डेड है, एक वीकली बॉन्डेड है, जो स्ट्रांगली होगा वीकली वाले को उसके सरफेस से निकाल लेगा, एंड जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वैसे ही बॉडी चार्ज कही जाएगी। जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो बॉडी भी चार्ज होगी, जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन जाएगा वो बॉडी भी चार्ज होगी, ठीक है। तो चार्ज का डेफिनेशन मैंने ये बताया कि जब कभी भी किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे या गेन होंगे तो बॉडी को हम चार्ज कहेंगे, ठीक है बच्चे, सबको क्लियर है? यस सर। जो नए हैं उनको भी क्लियर है? जो नए बच्चे उनको भी क्लियर है क्या? बोलिए। यस सर। Very good. Okay. So charge is basically a physical quantity that arises due to the deficiency or excess of electrons. मैंने चार्ज के बारे में बताया कि चार्ज is a scalar quantity and charge की यूनिट कूलम होती है, एंड चार्ज की वेरियस प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है बेटा? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये मैंने बताया। प्रोटॉन पे कितना चार्ज है? +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, राइट। दो टाइप के चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है। ये क्यों है? ये आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में। ई गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंट था प्रोटॉन का, और जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था इलेक्ट्रॉन का, राइट। चलो इसके बाद फिर हमने डिस्कस किया प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। मैंने बोला लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि मान लीजिए मेरे पास कोई बॉडी है A, if it is positively charged, body B is negatively charged.
if A is positive charge, B is negative charge, so definitely they will attract each other. Okay, so opposite charges always attract each other, and same sign charges, yani ki like charges always repel each other. If body A is positive, body B is also positive, so they would be repelling each other. ठीक है बच्चे, ये एक Yes, चार्ज sir. की प्रॉपर्टी है. इसके बाद मैंने एक चार्ज की प्रॉपर्टी बताई आपको कि दैट चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, यानी किसी बॉडी पे कोई बॉडी अगर चार्ज हो जाती है तो उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया Q इज इक्वल टू NE, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही बॉडी चार्ज होता है. अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर बॉडी पे चार्ज आएगा, और दो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे तो दो इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आएगा, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मुझे पता है, और अगर मुझे पता हो कि 20 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं तो 20 इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, है ना. तो वी कैन इजिली कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स into charge on one electron, राइट. अगर मैं पूछता हूँ क्वेश्चन कि मान लीजिए कोई बॉडी है, इस बॉडी से 100 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, तो कितना चार्ज आया होगा इस बॉडी पे. अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स के लॉस होने से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने से बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज होती है. लॉस Positive. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने से बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती है. वेरी गुड बच्चे. एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से बॉडी नेगेटिव चार्ज होती है. सो इफ दिस बॉडी इज लूजिंग 100 इलेक्ट्रॉन्स, so definitely this would be पॉजिटिव चार्ज. ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर होगा, बट कितना चार्ज होगा, सिंस इट इज लूजिंग 100 इलेक्ट्रॉन्स, सो टोटल चार्ज comes on this body will be equal to 100 electrons into charge on one electron, 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, right. So it would be 1.6 into 10 to the power minus 17 coulomb. माइनस 17 क्यों होगा बच्चे, क्योंकि ये दो जीरो जो है, ये दो जीरो कैंसिल कर देगा इसको. क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव पावर है, और नेगेटिव पावर जो नेगेटिव पावर का चार्ज होता है वो डेफिनेटली फ्रैक्शन में आके नीचे पॉजिटिव पावर बनेगा. 100 से जीरो कैंसिल होंगे, फिर ये बन जाएगा. ठीक है, तो दिस इज द टोटल चार्ज कंटेन्ड ऑन अ बॉडी, इजंट इट. तो मैंने ये सब कुछ पिछली क्लास में पढ़ाया था कि किसी बॉडी पे चार्ज कितना आएगा एंड सो ऑन, राइट. ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? No, sir. नो सर. वेरी गुड. सबको समझ में, नए जो नए हैं वो बताएं बच्चों. जो नए बच्चे हैं, आशीष और आधार तो मेरे ख्याल से थे, भावेश, देवेंश, धृति एंड शुभ, आप लोग बताएं बच्चे. नो सर. किसी को दिक्कत नहीं है? ओके. If I ask a question कि if one electron has 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb of charge, if one electron has this much amount of charge, okay, स्क्रीन पे क्या आ रहा है, एक मिनट जरा होल्ड करो. चलिए ठीक है. So if one electron has this much amount of charge, then एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वन कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे. कैसा लिखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in one coulomb of charge. Can we calculate it? बहुत आसान है. E की वैल्यू दे रखी है 1.6 into 10 to the power minus 19, और यही होती है हमेशा. E बोले तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड चार्ज गिवन एज वन कूलम. ठीक. We need to find the number of electrons, then we need to find n, as we know that Q is equal to n into E. We need to find n, so n will be equal to Q upon E. चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, हमें एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो निकालना है.
ये समझ लो कि ये दिया हुआ है कि हमारे पास 10 रुपीज के नोट्स हैं, और अगर मेरे पास 1000 रुपए हो तो कितने नोट्स आएंगे? क्या कोई बता सकता है? अगर 100. I have only 10 rupees notes, okay, and if I have 1000 rupees in total, so number of notes कितने होंगे बच्चे? Total amount divided by value of each note, 0 cancelled, 100 notes would be there. कोई दिक्कत? Exactly ऐसे ही करना है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दिया हुआ है, टोटल चार्ज 1 कूलम है, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं 1 कूलम में. So Q upon E, Q is 1 and E is 1.6 into 10 to the minus 19, right? Isn't it? कोई दिक्कत नहीं किसी को यहाँ तक? No sir. सब लोग बताएंगे भाई, एक बच्चे दो बच्चे नहीं, सब लोग बताएंगे. No, कोई sir. दिक्कत होगा, परेशानी आएगी तो हम रिपीट करेंगे, दोबारा से बताएंगे, समझाएंगे फिर से. ओके, सो दिस इज 10 टू पावर माइनस 19, और अगर इसको आप न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे, so this would become 10 to the power plus 19, right, upon 1.6. आपने क्या किया कि 10 to the power 19 में से एक जीरो निकाल लिया. क्यों किया? क्योंकि हमें डिवाइड करना है, तो ये 18 जीरोस बच जाएंगे. 1.6 आप ये डेसिमल रिमूव करोगे तो एक जीरो ऊपर और आएगा. ये सब तो बेसिक चीजें सबको पता होगा, ठीक है बच्चे? ओके, सो दिस वुड बी 4 4 16 एंड 4 से 25 टाइम्स में, एंड फिर 25 को 4 से डिवाइड करोगे, सो दिस वुड बी 6.25 into 10 to the power 18. इट मींस एक कूलम चार्ज को बनाने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे. 1000 रुपए बनाने के लिए 100 नोट्स लगेंगे, किसके? 10 रुपए के. वैसे ही एक कूलम चार्ज बनाने के लिए 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे. ओके, सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं किसी को? Yes sir, clear. वेरी गुड, वेरी गुड. मैंने फिर एक क्वेश्चन पूछा कि इफ अ बॉडी gains, if a body gains 10 to the power 10 electrons in a second. If a body gains 10 to the power 10 electrons in a second, right? Question is, find how much charge will it gain. Find how much charge will it gain. कितना चार्ज वो गेन करेगा अगर 10 के पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स वो गेन कर रहा है, तो उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन टू बी 10 टू द पावर 10, राइट, एंड चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कभी दिया नहीं रहेगा, आपको पता होना चाहिए. कितना बेटा? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. we need to find how much charge, means we need to find Q. आपको चार्ज निकालना है. चार्ज का मतलब क्या है कि आपको Q कैलकुलेट करना है. as we know that Q is equal to N into E, right? number of electrons given to be 10 to the power 10 into charge on 1 electron, yani E is given to be 1.6 into 10 to the power minus 19, right? so this would be 1.6 into, देखो यहाँ पे बेस सेम है 10 और ये 10. जब बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट यानी कि पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो 10 टू द पावर 10 और माइनस 19. बोलोगे सर ये तो सब्ट्रैक्ट हो गया. सब्ट्रैक्ट क्यों हुआ? क्योंकि ये माइनस में है ना. एक्चुअली में ऐड ही हो रहा है. एक्चुअली में क्या हो रहा है? ये एक्चुअली में ऐसा हो रहा है कि 10 प्लस माइनस 19 हो रहा है एक्चुअली. सो 10 माइनस 19 आ जाएगा, ठीक. सो 10 माइनस 19 विल बी माइनस 9. सो 1.6 into 10 to the power minus 9. This would be the charge coming on this body. अगर 10 की पावर 10 यानी कि 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में लूज हो रहा है, गेन हो रहा है, तो उसके ऊपर चार्ज टोटल कितना आएगा एक सेकंड में?
वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम का चार्ज आएगा। यानी कि चार्ज, ये जो कूलम है ना, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है। देखो अभी भी 10 करोड़ इलेक्ट्रॉन लूज हो, 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन लूज होने के बावजूद अभी भी 10⁻⁹ कितना छोटा नंबर है ये। यानी कि एक कूलम पहुंचे में 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, मैंने बताया ना, एक कूलम के अंदर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितना बड़ा संख्या है, 6.25 into 10⁻18। यानी कि 1 कूलम इज अ वेरी बिग क्वांटिटी। वी ऑलवेज यूज स्मॉलर क्वांटिटीज ऑफ कूलम, इसलिए हम कहते हैं कि दैट 1 कूलम इज अ बिग क्वांटिटी, इज अ बिग क्वांटिटी। तो 1 कूलम के चार्ज के स्मॉलर क्वांटिटीज क्या होती है, लाइक मिली कूलम, लाइक माइक्रो कूलम, लाइक नैनो कूलम। ये चार्ज की स्मॉलर क्वांटिटीज होती हैं, या स्मॉलर यूनिट्स कह लो। ये चार्ज की स्मॉलर यूनिट कह लो, ये क्वांटिटी की जगह पे स्मॉलर यूनिट कह लो आप। ठीक। एंड 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू होता है 10⁻³ कूलम। 1 सॉरी मिली कूलम। 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू, माइक्रो को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, म्यू एंड सी। दिस इज म्यू, प्रोनाउंस्ड एज म्यू और रिटन एज यू, और इसको ऐसा कर दो। ठीक है, 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁶ कूलम एंड 1 नैनो कूलम इक्वल टू 10⁻⁹ कूलम। इससे भी छोटे होते हैं, नैनो के बाद फिर पिको वगैरह होता है, बट एनीवेज मिली कूलम, माइक्रो कूलम, ये थोड़े से कॉमन है। इन्हीं के फॉर्म में क्वेश्चंस चार्ज के इन्हीं के फॉर्म में पूछते हैं। नैनो कूलम भी जनरली यूज नहीं है, मिली कूलम, माइक्रो कूलम ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड है चार्ज के लिए, राइट। ओके, फिर इसके बाद मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया था। मैंने बोला था इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, दैट इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू Q upon T, charge upon time, right? I is equal to Q upon T, right? और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है बेटा, एम्पियर, और चार्ज अपॉन टाइम की यूनिट क्या होगा, कूलम पर सेकंड। इट मींस वी कैन से दैट 1 कूलम पर सेकंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर। 1 कूलम पर सेकंड, अगर 1 कूलम का चार्ज हो और 1 सेकंड तक कंडक्टर में फ्लो कर रहा हो तो करंट 1 एम्पियर बनेगी। ठीक है, एंड एम्पियर इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर करंट, ऐसा यूनिट ऑफ करंट। ये सारी बातें मैंने कल बताई थी। मैंने ये भी बोला कि बोर्ड में डेफिनेशन पूछा गया है पहले, डिफाइन 1 एम्पियर। कैसे डिफाइन करेंगे, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज flows for 1 second, if 1 coulomb of charge flows for 1 second, then 1 ampere current is produced। अगर 1 कूलम का चार्ज किसी भी कंडक्टर में, किसी वायर में 1 कूलम का चार्ज फ्लो करे एक एंड से दूसरे एंड, कितनी देर तक, 1 सेकंड तक। 1 सेकंड तक 1 कूलम का चार्ज अगर 1 सेकंड तक ही फ्लो करे तो करंट 1 एम्पियर बनेगा। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करंट का डेफिनेशन नहीं पूछने के बजाय 1 एम्पियर का डेफिनेशन पूछ लेते हैं। ठीक बच्चे, ओके। फिर मैंने बताया आपको दैट Q इज इक्वल टू NE, सो वी कैन ऑल्सो राइट दैट I इज इक्वल टू NE अपॉन T, क्योंकि I इक्वल टू Q अपॉन T होता है, तो NE अपॉन T भी लिख सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी के फॉर्म में भी करंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, यहाँ तक क्लियर है ना सबको? यस सर। वेरी गुड। फिर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि दैट इफ वी हैव if a current of 2 एम्पियर is flowing into a conductor, एक कंडक्टर, एक वायर है, वायर में 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, कितनी देर तक, मान लीजिए मैं बोलता हूँ 1 मिनट तक, 2 एम्पियर का करंट 1 मिनट तक फ्लो होता है,
तो वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके 2 एम्पियर का करंट बनाएंगे। ठीक, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? I is given to be 2 एम्पियर एंड टाइम इज गिवन टू बी 1 मिनट। 1 मिनट बोले तो 60 सेकेंड्स। ठीक, we need to calculate the number of electrons, right? As we know that I is equal to Ne upon T, we need to calculate N, number of electrons, right? So can we write that Ne is equal to IT? ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, right? So N is equal to IT upon E. I की वैल्यू दे रखी है 2 एम्पियर और T है 60 सेकेंड्स। और इसके बाद फिर नीचे इलेक्ट्रॉन को लिखना है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, राइट? ये डेसिमल रिमूव करोगे, एक जीरो ऊपर आएगा। ठीक, 2 8 जा 16 एंड 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4 4 5 जा 20 एंड 2 10 5 टाइम्स का 10। सो दिस वुड बी, ये 10 टू द पावर माइनस 19 जो है ये ऊपर जाके प्लस 19 बन जाएगा। तो 15 into 5 is 75 into 10 to the power 19. This much number of electrons are required to produce 2 ampere of current in 1 minute. 1 मिनट में 2 एम्पियर का करंट बनाना हो तो 75 into 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। कुछ नहीं करना था, बस एक सिंपल सा फॉर्मूला है that I is equal to Ne upon T। बस इस फॉर्मूले को यूज करो और क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करो। आशीष एंड आधार, बच्चे हमने कल क्वेश्चन दिया था ना आपको होमवर्क में, Yes, आपने sir. सॉल्व किया? Yes, sir. सॉल्व कर लिया, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, सो चलो एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ और इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। एक और क्वेश्चन है, सब लोग सॉल्व करेंगे इसको, कि दैट इफ अ करंट ऑफ current of 2 microampere, if a current of 2 microampere is produced by 10 to the power 20 electrons. If a current of 2 microampere is produced by 10 to the power 20 electrons, right? Find how much time will they take क्वेश्चन क्या है कि अगर 2 माइक्रो एम्पियर का करंट इज गिवन टू बी 2 माइक्रो एम्पियर। मैंने बोला कि माइक्रो इज 10 टू द पावर माइनस 6। ऑलवेज रिमेंबर, जहां कहीं भी माइक्रो वर्ड आए ना या ऐसा लिखा रहे सिंबल, इट मींस 10 टू द पावर माइनस 6 लगा देना। और जहां कहीं भी मिली वर्ड आए ना, ये शॉर्ट में एम लिखा रहे तो इसके लिए 10 टू द पावर माइनस 3 लगा देना। इट मींस 2 माइक्रो एम्पियर का मतलब है 10 टू द पावर माइनस 6, 2 into 10 to the power minus 6 एम्पियर। ठीक, is produced by 10 to the power 20 electrons. Number of electrons given to be 10 to the power 20, right? Find how much time will they take, कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा इतना करंट प्रोड्यूस करने के लिए। 2 माइक्रो एम्पियर करंट प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगेगा 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स को। सभी लोग क्वेश्चन समझ गए? Yes, सभी लोग sir. क्वेश्चन समझ गए? Yes, sir. Okay. So question is, find how much time will it take to produce 1 coulomb 2 ampere of micro ampere of charge current in 10 by 10 to the power 20 electrons। ठीक है, सो क्या क्या गिवन है? I गिवन है बच्चे और N गिवन है। आपको टाइम कैलकुलेट करना है। As we know that I is equal to होता है बच्चे Ne upon T, तो आपको टाइम कैलकुलेट करना है ना, तो T is equal to क्या होगा बेटा? Ne upon I होगा। बोलिए, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो T चला गया I की जगह पे और I आ गया T की जगह पे, है ना?
Ti की जगह पे और It की जगह पे, isn't it? So number of electrons given to be 10 to the power 20 into charge on one electron. This is always charge on one electron, and this is always 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb upon current given to be 2 microampere. It means 2 into 10 to the power minus 6 ampere. अब इसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ये डेसिमल रिमूव होगा तो नीचे एक 0 आएगा, ठीक, एंड 2 8 जा 16, राइट। ये 10 टू द पावर माइनस 19। अच्छा एक काम करो, आप पहले जीरोस को शिफ्ट करो। शिफ्ट क्यों करो, देखो 10 टू द पावर 20 अपने साइड में सही है, इनटू मल्टीप्लाई बाय 8। ये 10 टू द पावर माइनस 6 ऊपर जाकर 10 टू द पावर प्लस 6 हो जाएगा, बोलिए। Yes, sir. और Yes, 10 sir. टू द पावर माइनस 19 नीचे आकर 10 टू द पावर प्लस 19 हो जाएगा, और इनटू 10। अब क्या करेंगे, ऑपरेशन 0, ठीक है। ये 19 जीरोस कैंसिल्ड, 20 जीरो और 10 बचा, और ये 10 और ये 10 कैंसिल। It means it will take 8 into 10 to the power 6 seconds of time. 80 लाख 80 लाख सेकंड टाइम लगेगा इतना करंट प्रोड्यूस करने के लिए 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन। समझ लो कि इलेक्ट्रॉन पे कितना कम चार्ज है कि 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स मिलने के बाद भी सिर्फ 2 माइक्रो एम्पियर का करंट बनाने के लिए, सिर्फ 2 माइक्रो एम्पियर का करंट बनाने के लिए 80 लाख सेकंड का टाइम लगेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन पे कितना कम चार्ज है कि 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए सिर्फ 2 माइक्रो एम्पियर का करंट बनाने के लिए, एंड सिर्फ इतना छोटा सा करंट बनाने में 10 टू द 80 लाख सेकंड लगेगा टाइम। यानी अज्यूम कि कितना छोटा चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन को, बट स्टिल चार्ज है और वही हमारे काम का है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ तक सबको समझ आया? Yes, sir. ठीक है, ओके। अभी बच्चे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सिलेबस में नहीं था, बट ये जरूरी क्यों है? पोटेंशियल आपको समझ नहीं आएगा, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं समझोगे। बस 1 मिनट में इलेक्ट्रिक फील्ड में समझा दूंगा आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है, ये पहले भी पढ़े होगे 8वीं क्लास में, 7वीं क्लास में, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस और रीजन, स्पेस और region around a charge, space or region around a charge in which it interacts with another charge called as electric field, called as electric field। मतलब क्या है? मतलब ये है कि मैंने बोला कि 2 चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। अगर दोनों सेम साइन के होंगे, एक पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है, तो या एक नेगेटिव है या और दूसरा भी नेगेटिव है, ठीक है, सेम साइन हो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो ये हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक। और अगर कोई 2 चार्जेस हो, लेट अस सपोज P एंड Q, और P प्लस है और Q माइनस है, या P माइनस है एंड Q प्लस है, तो ऑपोजिट चार्जेस हैं, ऑपोजिट है, ये प्लस है तो ये माइनस है, और ये माइनस है तो ये प्लस है, ऑपोजिट साइन चार्जेस हैं, तो डेफिनेटली दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक। अब लिखा है कि स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इट इंटरैक्ट्स विद अनदर चार्ज। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये चार्जेस एक दूसरे से इंटरेक्शन हमेशा करेंगे या सर्टेन लिमिट तक होगा?
जैसे मैं आपसे अगर पूछता हूँ पर्सनली, तो क्या आप सबसे इंटरेक्ट करते हो? सड़क पे चलने वाले हर इंसान से मिलते हो? नहीं। नहीं। आप सड़क पे चलते हैं तो सारे इंसान आपके लिए अजनबी हैं, स्ट्रेंजर हैं। लेकिन अगर सड़क पे कोई आपको जान पहचान, आपका फ्रेंड दिख जाए या फिर आपकी कोई रिलेटिव दिख जाए या कोई भी आपके सर्कल का दिख जाए, तो आप उससे इंटरेक्ट जरूर करते हो। यानी कि इंसान के इंटरेक्शन का पैमाना ये है कि यू मस्ट नो ईच अदर। चार्जेस के इंटरेक्शन का पैमाना ये है कि द ऑपोजिट चार्ज और द सेकंड चार्ज मस्ट बी इन इट्स फील्ड। यानी कि ए बी से इंटरेक्ट तभी करेगा जब बी ए के फील्ड में होगा। और फील्ड क्या है? एक स्पेस है, एक एरिया है, एक रीजन है किसी चार्ज के बाहर। समझ गए आप? इंसान के इंटरेक्शन का पैमाना ये है कि यू मस्ट द पर्सन मस्ट बी you must knowing the you must be knowing the person, or the person must be in your contact, in your relative, in your friend circle। किसी ना किसी तरीके से आपसे रिलेटेड होगा तभी आप उससे इंटरेक्ट करते हो। लेकिन चार्जेस के इंटरेक्शन का क्या पैमाना है कि दैट if a charge will only interact with b, charge a will only interact with b if b comes in its electric field। ठीक है, यानी कि हर चार्ज के बाहर, चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, तो मैं यहाँ पे जनरली ये Q लिखता हूँ इन जनरल। यानी कि हर चार्ज के बाहर एक स्पेस है, एक रीजन है, एक एरिया है। इस एरिया, इस रीजन के अंदर ही अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज आ गया, तो ये इससे इंटरेक्ट करेगा। लेकिन अगर कोई तीसरा चार्ज कोई यहाँ पे बैठा हुआ है तो इससे कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। अगर कोई चौथा चार्ज मान लीजिए एकदम बाउंड्री पे है तो इंटरेक्शन होगा, काफी वीक होगा। अगर कोई चार्ज यहाँ कहीं पे है तो बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं होगा। समझ गए बात को? समझ रहे हैं आप? यस सर। और चार्जेस जितना कम डिस्टेंस पे होंगे, चार्जेस जितने करीब होंगे, उतना ही स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन होगा। यानी कि कोई इंसान जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हो सड़क पे, वो आपका जितना करीब होगा, आपका एकदम बेस्ट फ्रेंड है, तो इंटरेक्शन काफी जेन्युइन होगा, काफी स्ट्रॉन्ग होगा। अगर कोई जस्ट कैजुअल है कि हाँ ठीक है, आपके स्कूल में कोई दूसरे सेक्शन में कोई स्टूडेंट है, तो ठीक है, आप उसके हाई हेलो करोगे, फिर आगे बढ़ जाओगे। आपका रिलेटिव होगा, क्लोज रिलेटिव है, तो उससे आप अच्छे से मिलोगे। फिर अगर आपके घर का मेंबर है, फैमिली मेंबर है, भाई है, सिस्टर है, बहन है, माँ बाप हैं, तो आप उससे और स्ट्रांगली मिलोगे। राइट? तो डिपेंड करता है कि कितना करीबी रिश्ता है हमारे लिए। लेकिन चार्जेस के लिए डिपेंड करता है कितना कम डिस्टेंस के ऊपर है। अगर मान लीजिए चार्ज को मैंने यहाँ रखा तो ये स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन होगा। इस चार्ज को यहाँ पहुंचा दिया तो थोड़ा वीकर इंटरेक्शन होगा। इस चार्ज को और दूर लेके गए तो और वीकर इंटरेक्शन होगा। तो चार्जेस को जैसे जैसे सेपरेट करते चले जाओगे, उनके बीच की दूरी बढ़ाते चले जाओगे, तो इस इंटरेक्शन वीकर होता चला जाएगा। किसी को दिक्कत तो नहीं बच्चे यहाँ तक? नो सर। वेरी गुड। ठीक है। So this region on this area is called as electric field। Okay, this is electric field। अब एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड गोल होगा या कैसा होगा, ये मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ। एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड गोल होगा या कैसा होगा, ये डिपेंड करेगा चार्ज के ऊपर। और ये सब आप क्लास 12th में पढ़ोगे, बस उतना जानने की जरूरत नहीं है। अब इतना जानो कि हर चार्ज के बाहर एक एरिया होता है, एक रीजन होता है। और जैसे मैग्नेट पढ़ा था ना, अच्छा आपने 10th अभी नहीं पढ़ा, सॉरी। ओके, मैग्नेट में भी पढ़ोगे, हाँ 8th में पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा होगा कि एक मैग्नेट जो होता है वो, उसके बाहर भी एक रीजन है, एक एरिया है, और उसी एरिया के अंदर दूसरे मैग्नेट से वो इंटरेक्ट कर सकता है। अगर कोई मैग्नेट यहाँ पर रखा हो तो इंटरेक्शन करेगा, लेकिन कोई मैग्नेट यहाँ रखा हो तो कोई इंटरेक्शन नहीं। ठीक, तो मैग्नेट के इंटरेक्शन के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, वैसे चार्जेस के इंटरेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है और बेसिकली ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन शॉर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड से होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड से ये होता है कि दो चार्ज आपस में इंटरेक्ट करते हैं, यानी दोनों चार्जेस के ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन। देखो इंटरेक्ट के यहाँ पे दो मायने हैं। द चार्जेस में अट्रैक्ट ईच अदर
और द चार्जेस में रिपेल ईच अदर। तो इंट्रैक्शन अट्रैक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है या रिपल्शन के फॉर्म में भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा चार्ज का नेचर क्या है। अगर दोनों प्लस प्लस होंगे तो रिपल्शन होगा, दोनों माइनस माइनस होंगे तब भी रिपल्शन होगा, एक प्लस और एक माइनस होगा तो अट्रैक्शन होगा, राइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है, एक रीजन है, एक एरिया है, उस एरिया के अंदर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है। जितना फोर्स लगेगा, जितना ज्यादा फोर्स लगेगा, हम कहेंगे उतना स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी कि जब आप किसी से मिलते हो तो जितना आप फ्रैंकली मिलते हो या जितना आप एकदम जुड़ के मिलते हो उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड मालूम पड़ता है। जैसे एक थर्ड पर्सन जो देख रहा है आप दोनों के मीटिंग को, कि एक आदमी दूसरे आदमी से मिल रहा है, तो उसके मिलने से जाहिर हो जाता है, उनके एक्शन से, उनकी बातों से जाहिर हो जाता है कि इनके बीच में कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये कैजुअली मिल रहे हैं या फिर एकदम डीपली मिल रहे हैं। डीपली मिलने का मतलब ये है कि फ्रैंक हैं, एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं और सारी चीजें हो रही है, राइट, और कुछ चीजें शेयर भी कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाता है। लेकिन वीकर होगा तो सिर्फ हाई हेलो हाथ मिलाएंगे चले जाएंगे, दैट्स इट, राइट। वैसे ही एक चार्ज दूसरे चार्ज के फील्ड में जब रखा जाएगा, रेड वाला रखा गया ब्लैक वाले के फील्ड में, तो जो रेड वाला है इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा इसका, चाहे अट्रैक्शन या रिपल्शन, जितना ज्यादा फोर्स लगेगा कहेंगे हम उतना स्ट्रॉन्गर फील्ड है, और जितना वीकर फोर्स लगेगा हम कहेंगे उतना वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो फोर्स से हम जज करेंगे, हम किससे जज करेंगे, हम फोर्स से जज करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है या स्ट्रॉन्ग है, वी विल जज इट बाय फोर्स, राइट। सो इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन फोर्स। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है, वो होती है न्यूटन पर कूलम। किसी चार्ज पे कितना फोर्स लगा, न्यूटन पर कूलम मतलब किसी चार्ज पे कितना फोर्स लगा, ठीक है। न्यूटन यानी कि फोर्स, कूलम बोले तो चार्ज, तो किसी चार्ज पे कितना फोर्स लगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम होती है, ठीक है। अब एक बात समझते हैं जिसका नाम है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस ये तब समझ आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं। अभी आपको समझ आ जाएगा पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आपके बुक में एक डेफिनेशन दी होती है जो बच्चों को कभी भी समझ नहीं आता, और वो डेफिनेशन ये है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड या द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to a point in an electric field called as potential। मैंने डेफिनेशन बोला, मुझे यकीन है आपको समझ नहीं आया होगा, है ना, समझ नहीं आया ना, लेकिन अब मैं फिगर से समझाता हूँ, आपको डेफिनेटली समझ आएगा, आई एम 100% श्योर। देखिए, मैंने बोला एक चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसमें कोई शक नहीं किसी को, ये सब कुछ समझते हैं ना। ठीक, मान लीजिए, अच्छा, जिस चार्ज की वजह से फील्ड होता है इसको हम लोग कहते हैं सोर्स चार्ज। क्या कहते हैं, सोर्स चार्ज। एंड दिस सोर्स चार्ज कैन बी पॉजिटिव एंड दिस सोर्स चार्ज कैन बी नेगेटिव। ये पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, राइट। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर एक चार्ज यहां रखा हुआ है जो प्लस क्यू नॉट है, इसको हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं। इस टेस्ट चार्ज क्यों कहते हैं, क्योंकि वी जस्ट वांट टू टेस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, वी से टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब मुझे पता है आप बुक देखोगे, बुक में आपको ये नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छी चीज है, यहीं से पोटेंशियल का डेफिनेशन शुरू होता है और एकदम समझ में आएगा। सोचिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ सुनिएगा और सोचिएगा, ठीक है। तो एक चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक दूसरा चार्ज है जो बाहर रखा हुआ है। अच्छा, ये बोलो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर इस सोर्स चार्ज के लिए क्या इन्फिनिटी बोला जाएगा, बोलो। ये जो सोर्स चार्ज है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर कोई आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे वो इंटरेक्ट कर सकता है, तो रेंज के बाहर है। ये जो पॉइंट है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर, ये आउट ऑफ रेंज है, आउट ऑफ रेंज है।
इस सोर्स चार्ज के लिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बस यही रेंज है इसका, इसके बाहर ये कुछ नहीं कर सकता। इस सोर्स चार्ज की कोई वैल्यू नहीं इस फील्ड के बाहर, यानी कि फील्ड के बाहर के सारे पॉइंट्स इसके लिए आउट ऑफ रेंज है या इंफिनिटी है। इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? नॉट डिफाइंड, नॉट इन द रेंज, आउट ऑफ रेंज। तो इस सोर्स चार्ज के लिए फील्ड के बाहर सारे पॉइंट्स इंफिनिटी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चे? इंफिनिटी कहलाते हैं। infinity. एग्जैक्टली तो इंफिनिटी का मतलब क्या है? आउट ऑफ रेंज या नॉट रीचेबल। तो सोर्स चार्ज के लिए फील्ड के बाहर सारे पॉइंट्स नॉट रीचेबल है, यानी कि एक्चुअली में ये टेस्ट चार्ज कहां पे रखा है? इंफिनिटी पे रखा है, राइट? ओके, तो सोर्स चार्ज की वजह से फील्ड है और टेस्ट चार्ज इंफिनिटी पे रखा है। अब जब इसको हम लेकर जाएंगे फील्ड के अंदर, लेट अस सपोज वी आर कैरिंग दिस टेस्ट चार्ज। अच्छा, ये टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये कन्वेंशन है, ऐसा मान के रखेंगे कि हमेशा ये पॉजिटिव रहता है, ठीक है? ओके, इस टेस्ट चार्ज को फील्ड के अंदर ले जाओगे तो क्या आपको वर्क डन करना पड़ेगा? इतना सोच पा रहे हो? You will have to do a work in carrying this test charge from infinity to the point in an electric field. क्या करना पड़ेगा आपको वर्क डन? बोलिए। आप चार्ज को कैरी करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हो। वर्क डन क्या होता है? जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट करते हो, when you apply a force and the body displaced, then work done क्या होता है बेटा? F into D, याद है क्लास 9? If you apply a force and the body displaced, I applied a force on test charge and the test charge displaced from infinity to this point A in the electric field. So क्या मैंने वर्क किया? बोलिए, क्या मैंने वर्क किया? वर्क क्या होता है बेटे? कि किसी बॉडी के ऊपर इफ यू अप्लाई अ फोर्स एंड द बॉडी डिस्प्लेस, यहां से बॉडी डिस्प्लेस होकर यहां पहुंच गया, ओके? जब भी बॉडी डिस्प्लेस हो जाएगी फोर्स के लगाने से, तो हम कहेंगे कि वी हैव डन अ वर्क F into D। ये वर्क डन का फॉर्मूला है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैंने टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाया और टेस्ट चार्ज जो है वो फील्ड के अंदर किसी ए पॉइंट पे आया, तो क्या हमने टेस्ट चार्ज पे वर्क किया? बोलिए ना। Yes, sir. Yeah. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अगर मैंने वर्क किया तो क्या एनर्जी भी टेस्ट चार्ज पे आ गई होगी मेरी वाली? जब भी किसी Yes, बॉडी sir. पे आप वर्क करते हो तो आपके वर्क की जो एनर्जी होती है वो बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। सिंपल सी बात है, जैसे आपने फुटबॉल को किक किया तो फुटबॉल मूव करने लगा ना, तो फुटबॉल के पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। आपके किक करने से फुटबॉल मोशन में आ गया तो फुटबॉल के पास कौन सी एनर्जी आई? काइनेटिक एनर्जी। वो एनर्जी कहां से आई? वो आपने दी, आपने जो किक करके फुटबॉल को एनर्जी वर्क डन किया ना, वही एनर्जी फुटबॉल को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिला। आप समझ रहे बात को? आप जितना वर्क करोगे एनर्जी उतनी ही मिलती है। तो अगर आपने इस क्यू नॉट को डिस्प्लेस करने में सम काइंड ऑफ वर्क किया, तो दिस क्यू नॉट विल रिसीव सम एनर्जी एंड शिफ्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू पॉइंट ए इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इतनी बात क्लियर है? यही Yes, sir. पोटेंशियल है जो आपके बुक में डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग, डेफिनेशन सुनिएगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आपके बुक में क्या लिखा होता है डेफिनेशन? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखिए मैं लिखता हूं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge, unit positive charge from infinity to a point in an electric field called as potential of that point. ठीक,
क्या लिखा, अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क किया गया इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक बच्चे ने पूछा मुझसे दूसरे बैच में कि सर व्हाई नॉट यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो इसका आंसर ये है बच्चे कि दिस टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव बाय कन्वेंशन। यूनिट क्यों है, क्योंकि छोटा सा चार्ज है, एक बहुत छोटा सा चार्ज है, और ये पॉजिटिव क्यों लिखा है, क्योंकि ये कन्वेंशन है, बाय कन्वेंशन इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। दैट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी क्यों है, क्योंकि देखो चार्ज के बाहर है, फील्ड के बाहर है, फील्ड के बाहर के सारे पॉइंट्स इंफिनिटी होते हैं, ठीक। टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे, किस पॉइंट पे ले गए, ए पॉइंट पर ले गए, जितना वर्क डन करना पड़ा वही पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। बोलिए क्या आपको अभी समझ में आया पोटेंशियल क्या है। किसी भी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही पोटेंशियल है जिस पॉइंट पे ले गए उस पॉइंट का। अगर मान लो मैं इस चार्ज को, अगर मानिए मैं इस चार्ज को इसको कैरी करके किसी बी पॉइंट पे ले जाता, क्या पोटेंशियल सेम होता, क्या वर्क डन सेम करना पड़ता या अलग करना पड़ता, सोच के बताइए। क्या वर्क डन सेम होगा या अलग करना पड़ेगा, बोलिए। अरे बताइए ना, डिस्टेंस सेम है क्या ए और बी का, टेस्ट चार्ज से डिस्टेंस सेम है क्या ए और बी का, नहीं ना, डिस्टेंस डिफरेंट है ना, दूर है। ए का डिस्टेंस डिफरेंट है, बी का डिस्टेंस डिफरेंट है, तो डेफिनेटली ए पे वर्क डन अलग करना पड़ेगा, बी पे वर्क डन अलग करना पड़ेगा, सिंपल है। यानी कि बी के पोटेंशियल अलग हो जाएगी। अच्छा पोटेंशियल एट सी, क्या बताओ अब, सी का भी अलग हो जाएगा या सेम रहेगा, सर अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगा। अच्छा पोटेंशियल एट पॉइंट डी बोलिए, सेम रहेगा अलग रहेगा, अलग। एग्जैक्टली। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हर पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंट होता है, समझ रहे हो। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हर पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंट होता है। इट मींस पोटेंशियल potential of every point in an electric field is different। अगर मैं खाली बुक का डेफिनेशन बताता तो क्या आपको समझ आता, नहीं आता। अब जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बता दिया तो अब पोटेंशियल का डेफिनेशन आपको समझ आ गया समझ में, बोलिए। यस सर। यस सर, आ वेरी गया। वेरी गुड। अब इसको प्रैक्टिकली समझिए कि प्रैक्टिकली पोटेंशियल को कैसे समझेंगे। जैसे ना आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट से आती है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता रहता है ना। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स कहाँ बनाते हैं, पावर प्लांट जनरली शहर से दूर बनाते हैं, है ना, शहर के बाहर बनाते हैं। शहर के बाहर क्यों बनाते हैं, क्योंकि दो तीन रीजन है। एक रीजन तो ये है कि इसके लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि क्योंकि उसको बहुत बड़ा एरिया चाहिए और वहां पे चांसेस हैं कुछ मिस हैपनिंग के, कुछ भी हो सकता है। तो शहर में अगर होगा तो शहर में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होगी और तबाही मचेगी, लोग ज्यादा डैमेज होंगे। लेकिन अगर कोई दिक्कत होती है शहर के बाहर तो ज्यादा उससे परेशानी आपको नहीं होगी, यानी कि ज्यादा लोग अफेक्टेड नहीं होंगे, ठीक है, किसी एक्सीडेंटल भी रीजन में, राइट ओके। इसलिए शहर से बाहर बनाते हैं। तो मान लीजिए आपका ये टाउन है, मानिए दिस इज योर टाउन एंड दिस इज योर होम, ओके। ये फील्ड आपका टाउन है, ये गोल वाला आपका फील्ड आपका टाउन है, और ये आपका होम है, ये आपका घर है, ठीक बच्चे। अब ये शहर के बाहर कहीं यहाँ पे आपका पावर प्लांट है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपके शहर के बाहर है तो मान लिया आपके घर से इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है, राइट। अब यहाँ से बिजली आनी है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आपके घर पे पहुंचना है, ठीक ठीक। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग दिस इलेक्ट्रिसिटी एट योर होम, ये मैं बस आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके घर पे पहुंचने में, इलेक्ट्रिसिटी को आपके घर पे पहुंचने में जितना वर्क डन करना पड़ा होगा, चाहे वायर के थ्रू या केबल्स के थ्रू, कैसे भी करके जितना वर्क डन करना पड़ा होगा, दैट वर्क डन वुड बी कॉल्ड एज पोटेंशियल एट योर होम।
पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट इन पोटेंशियल एट योर होम। ये प्रैक्टिकली समझ रहे हो? ठीक है, पावर प्लांट है, शहर के बाहर है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी लानी है अपने घर तक, तो इन्फिनिटी से एक किसी पॉइंट पे आ रहा है, तो वही पोटेंशियल है आपके घर का। ठीक, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में वोल्टेज भी कहते हैं, ज्यादातर लोग वोल्टेज कहते हैं इसको। जैसे कहते हैं ना वोल्टेज डाउन हो गया, वोल्टेज बढ़ गया, तो बेसिकली वोल्टेज क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो समझाता हूँ। अब देखो बच्चे, ये रहा। ठीक, अब मान लीजिए चार्ज जो क्यू नॉट है ये बी पॉइंट पे पहुंच चुका है, ये ए पॉइंट पे भी पहुंच चुका है, ये डी पे भी पहुंच चुका है, और ये सी पे भी पहुंच चुका है। ठीक, अब मैं चाहता हूं कि क्यू नॉट को डी से ए पे ट्रांसफर करूं। अब मैं चाहता हूं कि फील्ड के अंदर ही पॉइंट डी से पॉइंट ए पे चार्ज को ट्रांसफर करूं। देखो डी पॉइंट पे ले जाने में जो एनर्जी खपत होगा, मान लीजिए सपोज 80 जूल एनर्जी लगा होगा, ओके। और ए पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को ले जाने में मान लीजिए सपोज 50 जूल लगा होगा। ठीक, तो डी पॉइंट से ए पॉइंट पे ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, क्या बता सकते हैं? मैंने वैल्यूज दे दिया, 80 जूल है डी पॉइंट का पोटेंशियल, और ए पॉइंट का पोटेंशियल 50 जूल है। तो डी से ए पे ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? 130 जूल। ना, गलत। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप क्लास 9 में पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे ना, मान लीजिए ये रैक है, ये क्या है? एक अलमीरा है, अलमीरा की अलग अलग स्लैब बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई सामान रखा हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी है ये मान लीजिए 100 जूल है, और इसको हमें पहुंचाना कहाँ पे? ये लास्ट वाले रैक पे। ठीक, इसकी पोटेंशियल है मान लीजिए 20 जूल। अब बोलिए इस 100 जूल वाले पॉइंट से 20 जूल पे ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? 80। अगर 100 जूल का है, सॉरी ये 20 जूल पे है, इस 20 जूल पे मैं 80 जूल का काम कर दूं, इस 20 जूल पे मैं 80 जूल का काम कर दूं, तो 100 बराबर हो जाएगा ना दोनों का, तो ये यहाँ पहुंच जाएगा। अब समझ रहे हैं आप? अगर ये 50 जूल पे, ए पॉइंट 50 जूल पे है, अगर मैं 30 जूल का वर्क कर दूं तो 80 जूल बराबर हो जाएगा, और चार्ज इजीली डी से ए पे ट्रांसफर हो जाएगा। आपने देखा होगा कि बाल्टी, मान लीजिए एक बाल्टी में पानी है, और एक बाल्टी में पानी का लेवल ज्यादा है, दूसरे बाल्टी में पानी का लेवल बहुत कम है। अगर इसको पाइप से कनेक्ट करोगे तो पानी किस में से किस में जाएगा? बोलो, ए से बी में जाएगा या बी से ए में जाएगा? ए से बी में। डेफिनेटली ए से बी में। जिसकी पोटेंशियल ज्यादा होगी वहां से कम पोटेंशियल पे पानी जाएगा। तो किसी भी चीज का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे होता है। यानी कि देखो डी पॉइंट का पोटेंशियल 80 है, हायर पोटेंशियल है, ए पॉइंट का पोटेंशियल 50 से लोअर पोटेंशियल है, तो चार्ज का ट्रांसफर डी से ए पे होगा। कितना जूल लगेगा? 30 जूल लगेगा। क्यों लगेगा 30 जूल? क्योंकि ए पॉइंट की ऑलरेडी एनर्जी 50 जूल है, आप 30 जूल का वर्क कर दोगे तो 80-80 दोनों का बराबर हो जाएगा, और इजिली डी से ए पे ट्रांसफर हो जाएगा चार्ज। समझ गए आप? समझ गए बच्चे? यस सर। सब लोग बताएंगे। आधार बोलिए। भावेश, देवांश। यस सर। यस सर। देवांश, धृति, Yes, शुभ। धृति एंड शुभ, आप समझ गए ना, या फिर वैसे ही बोल रहे हो? समझना जरूरी है बच्चे। ओके, सो हमने क्या किया? ए से बी पे एनर्जी चार्ज को ट्रांसफर किया, डी से ए पे। डी की पोटेंशियल ज्यादा थी, ए की पोटेंशियल। इसको ऐसे भी समझो ना, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल दो बच्चे हैं, और दोनों के पास, एक के पास 100 रुपए है और एक के पास 10 रुपए है। ठीक है, 100 वाला 10 वाले को पैसे नहीं देगा, नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि बराबरी का नहीं है। तो मुझे 10 वाले को कितने पैसे देने पड़ेंगे कि इसके बराबरी का हो जाए? बोलो, मुझे 10 वाले को 90 रुपीज देने होंगे ना।
तभी तो ये इसके बराबर का हो जाएगा, फिर ये लोग इजिली बिजनेस कर सकते हैं। यस यानी कि सर। जो इंसान बराबरी का होता है, इंसान उसी से डील करता है। तो 100 वाला 10 से डील ही नहीं करेगा, मुंह ही नहीं लगाएगा, नहीं भाई तुमको मुंह क्यों लगाएंगे, हम तुमसे छोटे हो मुझसे, राइट। तो अगर मैं 90 का सपोर्ट कर दूं 10 वाले को, तो 100 के बराबर हो जाएगा। अब ये इजिली मुंह लगा सकता है इससे यानी कि डील हो सकती है, राइट। वैसे ही डी जो है वो ए को मुंह नहीं लगाएगा। तो अगर मैं एक पे 30 जूल का वर्क कर दूं, तो डी जो है वो ए को अब एनर्जी दे सकता है, चार्ज ट्रांसफर कर सकता है। समझ गए बच्चे? और ये 30 जूल का वर्क जो मैंने किया ना, दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल के इलेक्ट्रिक फील्ड में हर पॉइंट पे पोटेंशियल की क्या डिफरेंस है, वही पोटेंशियल डिफरेंस है, सिंपल। यानी कि देखो डी पॉइंट की पोटेंशियल 80 जूल और ए पॉइंट की पोटेंशियल मान लीजिए 50 जूल, इनका डिफरेंस कितना है 30। देखो मैंने उतनी वर्क किया है 30, सो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट ए एंड डी इज 30। मान लीजिए बी पॉइंट पे पोटेंशियल, बी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो है 20 जूल। अब बोलिए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डी एंड बी कितना होगा, बोलो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डी एंड बी कितना होगा, कम ऑन जल्दी। बी पॉइंट की पोटेंशियल है 20 जूल, तो डी और बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, आंसर मी कम ऑन। डी का पोटेंशियल है 80, बी का पोटेंशियल है 20, तो डिफरेंस कितना है, 80 और 20 का डिफरेंस कितना, 60 है। 60। तो 60 विल बी द आंसर। 60 will be the potential difference of D and B। अगर इसको आप वोल्टेज में समझना चाहते हो वैसे भी समझ लो, वोल्टेज में कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लीजिए 80 वोल्ट का है और ये 50 वोल्ट का है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज है, एक एक्चुअली में एनर्जी ही है वो, ठीक है। 80 जूल का है, ये 50 जूल का है, तो डिफरेंस कितने का है, 30 का है, तो 30 होगा पोटेंशियल डिफरेंस। सिमिलरली ये 20 जूल का था और डी 80 जूल पे है, तो 80 वोल्ट पे है डी और 20 वोल्ट पे है, इसकी पोटेंशियल कितनी होगी, 60, डिफरेंस होगा 60 वोल्ट। मान लीजिए सी का पोटेंशियल है 30 वोल्ट, अब बोलिए डी और सी का डिफरेंस कितना होगा, बताएंगे मेरे को, डी और सी का डिफरेंस बोलिए। डी और सी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, डी का पोटेंशियल 80 वोल्ट, सी का पोटेंशियल 30 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 50 वोल्ट। 50। एग्जैक्टली। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इट इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स। Potential difference is the difference in potentials of 2 points. So how can we write, how can you define potential? The definition is amount of work done in bringing a unit positive charge, उसी चार्ज को, amount of work done in bringing a unit positive charge from one point to another point। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, यहाँ पे इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे नहीं है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड के अंदर ही, फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करने में, ब्रिंग करने में कितना वर्क लगेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मैंने बोला कितना वर्क लगेगा, हमेशा दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस वर्क लगेगा, ठीक है। amount of work done in bringing a unit positive charge from one point to another point in an electric field called as potential difference। ठीक है, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स ऑफ 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो भी पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक, जैसे मैंने पीछे आपको बताया, जैसे मैंने पीछे आपको बताया कि दैट डी और बी का डिफरेंस था, डी पे पोटेंशियल है 80 और बी पे पोटेंशियल है 20, डिफरेंस कितने का है 60, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा 60 वोल्ट। डी का पोटेंशियल 80,
ए का पोटेंशियल है 50, तो डिफरेंस कितने का है 30, तो 30 पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। डी का पोटेंशियल है 80, सी का पोटेंशियल है 30, तो डिफरेंस कितने का 50, तो 50 पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ठीक है बच्चे, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये पॉइंट डी था, ये पॉइंट ए था, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है। डी का पोटेंशियल है मान लीजिए 80 जो 80 वोल्ट, और ए का पोटेंशियल है 20 वोल्ट, तो डिफरेंस कितने का होगा 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, अब ये कंडक्टर के दो एंड पॉइंट्स हैं, ये जो एंड पॉइंट है ये वाला, इस एंड पॉइंट पे पोटेंशियल है 100 वोल्ट, और इस एंड पॉइंट का पोटेंशियल है 60 वोल्ट। बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा, जल्दी बोलिए। पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, इस कंडक्टर के दोनों एंड पॉइंट्स पे पोटेंशियल कितना है, एक तरफ 100 एक तरफ 20, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बोलिए। आधार, आशीष, भावेश, धृति एंड शुभ, बच्चे बताइए। यस, एनीबॉडी। 100 to 60, potential difference will be 100 minus 60, difference लिखना है 40 volt. If I say we have 2 points, let us suppose x and y, x having potential x having potential of 120 volt and y having potential of 70 volt, बताइए potential difference कितना होगा, कमान जल्दी से। potential difference exactly, डिफरेंस लिखना है आपको, 120 minus 70 is equal to 50 volt. तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये है पॉइंट्स के, जैसे मान लीजिए एक बैटरी है मेरे पास, वी हैव अ बैटरी, दिस इज अ बैटरी, इस बैटरी के एक एंड पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, दूसरे एंड पे -10 वोल्ट का पोटेंशियल है, बोलिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कमान जल्दी से। 0। पक्की बात है, सोच के देखो एक बार, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है आपको। तो हायर पोटेंशियल कौन है, +10 वोल्ट, और लोअर पोटेंशियल कौन है, -10 वोल्ट। तो हम क्या करते हैं हमेशा, देखो हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर, है ना, तो 10 माइनस -10 कितना होगा बेटा, 10 माइनस 10, हाँ 20 वोल्ट। वैसे भी आप नंबर लाइन पे देखते हो, तो अगर ये 0 है और ये 10 है, तो -10 तो यहाँ पे होगा ना बच्चे। अब ये -10 और 10 में कितना डिफरेंस है, 20 का है ना, 10 इधर डिफरेंट है, 10 इधर डिफरेंस है, तो 20 डिफरेंस हो गया ना टोटल, समझ गए आप। यस सर। एग्जैक्टली, तो पोटेंशियल आप लोगों को समझ में आया। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को लिखो यहाँ पे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वोल्टेज, ठीक। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसका यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट, क्या कहते हैं बेटा, वोल्ट। सो अगर इस डेफिनेशन को हम फॉर्मूला में चेंज करना चाहें, तो डेफिनेशन क्या था कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन हमने किया किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले गए, तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, क्योंकि मैंने चार्ज पे वर्क डन किया तो वर्क डन अपॉन चार्ज, राइट। वर्क डन को हम W से रिप्रेजेंट, यहाँ पे लिख लो नीचे, पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल V इज इक्वल टू W अपॉन Q। W की यूनिट क्या होती है, वर्क डन की यूनिट होती है जूल, और कूलम की यूनिट होती है चार्ज की यूनिट होती है कूलम। So this would become joule per coulomb, right? And 1 joule per coulomb is 1 volt. तो डेफिनेशन एग्जाम में इसको इससे भी पूछ सकते हैं, डिफाइन 1 वोल्ट, क्या लिखोगे डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, अपने ही है, ऊपर गिनती की पेनी आई है तो ये डिफाइन 1 वोल्ट, ठीक।
क्या लिखेंगे हम डेफिनेशन? That if 1 joule of work is done to carry 1 coulomb of charge from one point to another point. One joule of work is done to carry 1 coulomb of charge from one point to another point. Called as 1 volt. तो 1 कूलम के चार्ज को कैरी करोगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल बनेगा। ठीक है, यहां तक हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। पोटेंशियल डिफरेंस सबको समझ आया? इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस फील्ड में किसी चार्ज को ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो पोटेंशियल था, और फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जितना वर्क डन करना पड़ा वो पोटेंशियल डिफरेंस था। क्लियर हो गया? बोलिए सब लोगों को, सब लोगों को क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर है। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलिए ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में ना बच्चे हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे और इसके आगे की चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना सफिशिएंट। ठीक।